आज हम लोग समाजवाद, सोशलिज्म, सोशलिज्म पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है कि समाजवाद क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, और ये इसके गुण क्या है, दोष क्या है, और ये समाज के हित में कितना कारगर है या लोकतंत्र के लिए कितना है, अच्छा है या बुरा है, इस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। समाजवाद का उदय जो है 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ। और ये हुआ आखिर कैसे? देखिए, समाजवाद का पहला थिंक है कि ये समाज में समानता लाना चाहता है, स्वतंत्रता लाना चाहता है, बंधुत्व लाना चाहता है, अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटना चाहता है। ये समाज के जितने भी पहलू हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो या किसी भी तरह का क्षेत्र हो, उस पर सरकार का अधिकार का ये दावा करता है। ये निजी संपत्ति का विरोध करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है, साम्राज्यवाद का विरोध करता है। और देखिए हुआ क्या कि औद्योगिक क्रांति जब हुई, हम लोग पढ़े थे कि भौगोलिक खोजों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और औद्योगिक क्रांति जब हुई तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। और जब पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का बढ़ावा मिला तो समाज में अमीरों और गरीबों के बीच खाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गई। समाज में तनाव पैदा होना शुरू हो गया। निश्चित तौर पर अमीरों और गरीबों के बीच अगर खाई रहेगा तो जब भी समाज में अगर टकराव होगा तो अमीरों और गरीबों के बीच होगा। और ये टकराव बहुत तेजी से फैलने लगा। हालांकि औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत यूरोप से ही हुई है और पूंजीवाद का भी शुरुआत यूरोप से ही हुआ है, साम्राज्यवाद का भी उदय यूरोप से ही हुआ है, उपनिवेशवाद का भी शुभारंभ यूरोप से ही हुआ है, और यहां तक कि समाजवाद का भी उदय यूरोप से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक है कि जब पूंजीवाद जहां पैदा लेगा, जहां असमानता होगी, वहीं समाजवाद होगा। जब समानता होगी तो फिर समाजवाद क्यों? वहां समानता है तो समाजवाद है ही। वैसी स्थिति में अमीरों और गरीबों के बीच, और आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी असमानता पैदा हुई। ऐसी स्थिति में इस असमानता की खाई को पाटने के लिए, इस गहराई को दूर करने के लिए वहां एक विचारधारा की उत्पत्ति हुई जिसे समाजवाद, सोशलिज्म कहा गया। सोशलिज्म सोशल शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है समाज। और समाजवाद में समाज को केंद्र बिंदु मानकर कार्य किया जाता है और समाज का इस पर नेतृत्व होता है, देश का नेतृत्व होता है, कह सकते हैं हम, राष्ट्र का नेतृत्व होता है। औद्योगिक क्षेत्र हो या किसी भी कल कारखाने, उद्योग धंधा, फैक्ट्री हो, जिस देश में समाजवाद होगी वहां निजी क्षेत्रों का बढ़ावा नहीं मिलेगा। वहां का औद्योगिक क्षेत्र हो या खनन क्षेत्र हो या उद्योग धंधे ज्यादातर जितने भी होंगे वो सरकार के नियंत्रण में होंगे। वो उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण होगा, राष्ट्र की संपत्ति होगी। ये एक निजी संपत्ति का ये विरोध करता है। और ये
विशेष रूप से अमीरों को विरोध करता है, समानता की बात करता है और मानवता की बात करता है। मानवता कब होगी? जब समाज में समानता होगी। मैं उदाहरण देता हूं कि कोई आदमी अमीर है, खाते खाते मर रहा है, कोई गरीब है, कोई भूखे मर रहा है। यह पूंजीवाद की व्यवस्था है। लेकिन एक समाज का दृश्य है कि समाज में कोई भूखे नहीं मर रहा है और कोई नहीं खाते खाते भी नहीं मर रहा है। सभी लोग समान रूप से जी रहे हैं। और जहां पूंजीवाद होगी, जहां साम्राज्यवाद होगा, वहां भी उग्रवाद की पैदाइश होगी, वहां असमानता की पैदाइश होगी, वहां टकराव पैदा होगा। और यह टकराव, यह संघर्ष अंतः जो कहा जाता है, दोनों में खून जंग की ओर ले जाएगा और अंतः विजय समाजवाद का होगा। क्यों? दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो निजी क्षेत्र पर 10% लोगों का मान लीजिए अधिकार है और 90% शोषित हैं। 10% के पास ज्यादातर प्रॉपर्टी संपत्ति है और 90% शोषित महसूस कर रहे हैं। अगर ये आप स्पष्ट करिए कि ये दोनों में टकराव होगा तो अंतर जीत किसकी होगी? 90% का। क्यों? क्योंकि इनकी बहुता, ये बहुजन है, बहुसंख्यक है। तो ये देश की संपत्ति या किसी भी राष्ट्र की संपत्ति पर ये 10% का लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार को ये क्या करता है? समाजवाद सभी में इक्वलिटी करता है, बराबर का हक देता है। जितना जिसकी हिस्सेदारी, जितना जिसकी भागीदारी, उतना उसकी हिस्सेदारी। यानी अगर 90% शोषित है तो 90% इसका भाग मिलना चाहिए। इसकी संपत्ति भी 90, देश की अगर जो संपत्ति है निजीकरण है तो जितनी प्रॉपर्टी है उसमें 90% अगर शोषित है तो इसके पास भी 90% हिस्सा मिलना चाहिए। और ये दोनों के बीच टकराव होने से अंतर जीत किसकी होती है? बहुसंख्यक की होती है। 100 में सब 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में। ये कहते हैं कि 90 भाग हमारा। और कार्ल मार्क्स जब आए तो इन्होंने तो ही लोग नारा दिया कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। और इन्होंने दुनिया के मजदूरों के एक होने का आह्वान इसलिए किया कि अगर कोई व्यक्ति अगर पूंजीवाद का पोषक है या उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है या कोई आदमी अमीर है तो वो कहीं ना कहीं गरीबों की मेहनत है, कहीं ना कहीं इसका खून और पसीना है उसमें। अगर कोई अट्टालिका, बिल्डिंग और भवन में कोई पूंजीवादी व्यक्ति रह रहा है, कोई अमीर आदमी है, तो कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग और भवन को बनाने में मजदूरों और गरीबों का हाथ था। और जब तक ये 90% सोशलिज्म का कहना है कि 90% जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक समाज में समानता नहीं आएगी, तब तक इन्हें अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 10% लोग हमेशा जागरूक अवस्था में रहे हैं और 10% लोग मिलकर किसको शोषण कर रहे हैं? 90% भाग पर। ये जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में भी यही कंडीशन है। हम बोलते हैं कि हमारा भारत का संविधान बोलता है, हमारा उद्देशिका बोलता है, प्रस्तावना बोलता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी हम कहते जरूर हैं, लेकिन क्या हमारा राष्ट्र समाजवाद है? नहीं। क्यों? क्योंकि समाजवादी विचारधारा को हम कहते हैं कि मानते हैं, लेकिन समाजवादी हम है नहीं। क्योंकि आज भी देश की संपत्ति पर 10%, 20% लोगों का कब्जा है, देश की अर्थव्यवस्था पर है। अडानी हो या अंबानी हो या बिरला हो या टाटा हो, जो किसी न किसी रूप में
समाजवाद को ये चुनौती देते हैं और समाजवाद इसके विरुद्ध है। अगर समाज को सार्थक बनाना है और समाज में अमन और सुख शांति लाना है, गरीबी दूर करना है, लोकतंत्र को सफल बनाना है, तो समाजवाद को साकार करना होगा। और समाजवाद ये कहने से नहीं आ गई, इसको लाने के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। जो समाज के पीछे तबके के लोग हैं उनके विचारधारा से जोड़ने के लिए इसको इक्वलिटी लाने का एक प्रयास करना होगा। कहीं ना कहीं समाजवाद का ही एक हिस्सा है जो आरक्षण दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी आएगा तो समाज में समानता होगी, भाईचारा बढ़ेगा, लोकतंत्र सफल होगा, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को छीनता है। यहां तक कि औद्योगिकरण को, निजी औद्योगिकरण को विरोध करता है, आर्थिक शोषण को विरोध करता है, राजनीतिक शोषण को विरोध करता है। तो समाजवाद हमेशा से समाज में गरीबों और अमीरों के बीच खाई को बांटने में मददगार साबित हुआ है। और जिस देश की लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत बनाना है, वहां की जनता में असमानता दूर करना है, भाईचारा, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना है, वहां समाजवादी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि समाजवाद पूंजीवादी का तो विरोध करता ही है, और यह समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अपना उत्तरदायित्व सौंपता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी शासन व्यवस्था में बहाल करता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना दायित्व देता है, और समाज में हर तबके के लोगों को हिस्सेदारी देता है। जब तक लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को समानता नहीं होगी, जब तक लोगों में भाईचारा नहीं होगा, विकास का कल्पना नहीं किया जा सकता। तो ये समाजवाद जो है समाज में मानवतावाद को और समानता को, स्वतंत्रता को, बंधुत्व को, लोकतंत्र को हम बोल सकते हैं कि समाजवाद लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, दायित्व, ये सब ज्यादा से ज्यादा दायित्व, ये सब का एक पोषक है, इनका समर्थक करता है। लेकिन समाजवाद जो है पूंजीवाद, निजी संपत्ति, साम्राज्यवाद, असमानता, शोषण में आर्थिक शोषण हो या राजनीतिक शोषण हो या सामाजिक शोषण हो, सभी का विरोध करता है। इसका विरोधी है और इसका समर्थक है। लेकिन समाजवाद सिद्धांत जो है, उसका सिद्धांत क्या है? ये व्यक्तिगत दोषों को दूर करना चाहता है, संपत्ति पर समाज का स्वामित्व चाहता है, समाज का स्वामित्व, व्यक्तिगत दोषों को दूर
करना चाहता है, लोकतंत्र के सिद्धांत को समर्थन करता है। लोकतंत्र सिद्धांत का समर्थक है। लोकतंत्र को अगर सचमुच में जहां सफल होगा वहां समाजवाद ऑटोमेटिक होगी। न्याय को जो है समाजवाद न्याय को मृत्यु की तरह मानता है, जो किसी को न छोड़े, अमीर हो या गरीब, नेता हो या जनता, सभी को एक समान रूप से देखे। तो न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष मानता है और सहयोग पर आधारित है। सहयोग कहने का मतलब है कि कोई अगर समाज में गरीब है या वंचित है, शोषित है, तो उसको सपोर्ट और मदद करके अपनी विचारधारा में लाना चाहता है। यानी हर हाल में इक्वलिटी का बात करता है, हर हाल में समानता की बात करता है, बराबरी का हक देता है और निजी संपत्ति का अंत चाहता है। ये समाजवाद के गुण हुए, लेकिन इसका दोष भी है। दोष क्या है? देखिए, जितना गुण है इसका उतना से कम आप दोष नहीं कर सकते। दोष में क्या है कि पहला दोष है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अंत करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत करता है। जैसे कहने का मतलब है व्यक्तिगत मेहनत का भी आप कह सकते हैं कि इसको ये रिस्पेक्ट नहीं करता है। हम कहने का मतलब अपनी बुद्धिमानी, व्यक्तिगत बुद्धि को भी ये नकारता है। कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता में कमी आती है, उत्पादन क्षमता में कमी आती है। जैसे इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए, अगर देश में पूर्णतः रूप से समाजवाद होगा तो आप ही बताइए कि क्या देश में जो जरूरतमंदों की सामग्री है, जो हर लोगों तक पहुंच रही है, क्या सरकार उतना पहुंचाने में सक्षम है? नहीं। तो उत्पादन की क्षमता में सरकार उतनी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो यानी कहने को मतलब अगर समाजवाद को जो देश मानता है, वहां की जितनी भी उत्पादन चाहिए, हर क्षेत्र में उत्पादन उतना नहीं दे पाएगा। आज देखिए, निजी विद्यालय चल रहे हैं, निजी अस्पताल चल रहे हैं, निजी कारखाने चल रहे हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है। ये किसके कारण? जिस देश में समाजवाद नाकाम है, जिस देश की सरकार विफल है, वहां ये फल फूल रहे, पनप रहे हैं। निजी क्षमताओं, निजी स्वामित्व का अगर जहां बढ़ावा हो रहा है, इसे कहा जा सकता है कि वहां उत्पादन क्षमता में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है। अगर वो सफल रहती, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, भारत में आज निजी कितने प्राइवेट कॉलेज है, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने विद्यालय हैं, आखिर ये कैसे फला फूला? अगर सरकार, यहां की सिस्टम अगर जागरूक होती, समझती, तो फलने फूलने का मौका नहीं मिलता। तो उत्पादन क्षमता में कमी, हर स्तर पर उत्पादन क्षमता में कमी कर सकते हैं, समाजवाद में होता है। तीसरा, राज पर जो है अत्यधिक दबाव पड़ता है। राज या देश पर, राज या देश पर अत्यधिक दबाव तो ऑटोमेटिक पड़ेगा। निजी आदमी तो करेगा, निजी कल कारखाना नहीं होगा, निजी उद्योग धंधा नहीं होगा, निजी विद्यालय नहीं होंगे, निजी अस्पताल नहीं होगा, कुछ भी निजी आदमी, निजी स्वामित्व का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, सरकार पर या राज्य पर, देश पर बोझ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और समय और धन का तो मैं
समय और धन का अपव्यय भी इसमें होता है। क्यों? क्योंकि समय और धन की इसमें ज्यादा बर्बादी होगी, क्योंकि निजीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार तेज हो रही है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं समय भी बच रहा है। आप एक मैं उदाहरण देता हूं कि कोई भी सरकारी सिस्टम को आप फ्लो करिए, आप प्राइवेट करने में आसान समझिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय में प्राइवेटाइजेशन में सब चीज सुविधा आपको मुहैया करा देगी। आज रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जा रहा है, पर्यटक स्थल को प्राइवेट किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? विकास की गति देना और समय और धन का अपव्यय को रोकना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आदमी सरकारी सिस्टम में भी जा रहा है तो उतनी दायित्व से काम नहीं कर रहा है जितनी निजी सेक्टर में, जितनी स्वामित्व सेक्टर में काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि समय और धन का इसमें समाजवाद में ज्यादा व्यय होता है। कोई सरकारी कोई भी काम चल रहा है तो चल रहा है, उसका कोई समय लिमिटेड नहीं है, बर्बादी हो रही है। ये एक चीज है, ये नैतिकता का पतन है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। भ्रष्टाचार कहने का मतलब हम एक बहुत बुद्धिमान आदमी है और एक पागल को भी नहीं क्वालिटी है, एक साधारण अनपढ़ का भी नहीं क्वालिटी है। तो हम पढ़ा लिखा रह करके जो कहा जाता है मैंने क्या किया, तो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है कि नहीं है। तो इससे भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्यों? क्योंकि समाजवाद जहां पूर्ण होगा तो कहीं ना कहीं निजीवाद पर अंकुश लगाएगा, स्वामित्व पर अंकुश लगाएगा। वो करना चाहता है कुछ कर गुजरने की चाहत है उसमें, जो समाजवाद बैन लगा रहा है उसको कि नहीं उसके बराबर ही तुम रहो। क्यों? क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर सभी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं तो तुम भी झोपड़ी में रहो। सभी लोग अगर जो खाना खा रहे तो वही तुमको भी खाना है, जितना उसका अधिकार उतना आपका है। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी फैलता है। व्यक्तिगत बुद्धिमानी और मेहनत का मान सम्मान नहीं होता। कहने का मतलब है कि एक आदमी 2 घंटा काम करता है, समाज में अगर 90% लोग हैं, 80% लोग हैं, 70% लोग हैं काम मेहनत कर रहे हैं, तब तो वो पीछे हैं। कहीं ना कहीं 20% या 30% लोग आगे हैं। तो एक बात ये भी कहा जा सकता है कि ये काम करने की शैली अलग है, ये ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा समय मेहनत करते हैं, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, अपने धन को संचय करते हैं, सही दिशा में निवेश करते हैं। ये भी तो है। लेकिन है क्या इसको कहना है कि नहीं ये जो जैसे है ना इसी की इक्वल तू बना रहो। क्यों? क्योंकि समाज इसके पक्ष की बात कर रहा है, ये इसके पक्ष की बात नहीं कभी नहीं करता, हमेशा इसके साथ खड़ा है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं इसकी मेहनत और इसकी बुद्धिमानी पर अंकुश लगा रहा है, रोक लगा रहा है कि नहीं, वो चाह कर कुछ नहीं कर सकता। ये चीज है। 7वां अनुचित असमानता। अनुचित असमानता की बात करता है। जैसे कहने को मतलब कास्टिज्म में कि अगर ये समाजवाद कह रहा है कि बराबर है तो बात सही है, लेकिन कहने का मतलब आर्थिक में भी, राजनीतिक में भी, सामाजिक में भी, हर स्तर में समानता कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। अगर कहने का मतलब है कि हम अगर 2 घंटा काम कर रहे हैं और डेली हम 2 घंटा काम करते हैं और दिन भर चिलम पीते हैं, ठीक है, आप कफन कहानी देख रहे हैं, उसमें धीसू क्या कर रहा है, 2 घंटा काम करता है और घंटों भर चिलम पीता है। वो बताइए वो समाज इसके लिए कैसे जिम्मेवार है? और जो मेहनत करेगा वो हम कहें
और तुम हो जाओ। तो कहने का मतलब है कि अनुचित असमानता की बात करता है, जो बिल्कुल गलत साबित होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर 15 घंटा काम कर रहा हूं तो हमारा मेहनत के अनुसार मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति, समाज का 30% व्यक्ति जो है 15 घंटा 18 घंटा काम कर रहा है और 70% 10 घंटा 8 घंटा भी काम नहीं कर रहे हैं। कैसे इक्वलिटी आता है? कैसे आएगा? और ये कैसे कहेगा कि समानता हो जाए? जो अनुचित असमानता की बात कर रहा है कि नहीं, कभी संभव नहीं है। क्यों? और एक चीज देख लीजिए, ये समाजवाद पूरे विश्व में पूर्णतः रूप से समाजवादी देश कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि समाजवादी देश पूर्णतः होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट होती चली जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था ऊंचाई क्यों नहीं जाएगी? जब तक निजी व्यक्तियों का हाथ नहीं होगा, निजी स्वामित्व का हाथ नहीं होगा। इसलिए देश की अगर तरक्की करनी है तो मैं मानता हूं कि इसकी इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। लेकिन यह भी तो कहा जा सकता है कि अगर असमानता है तो कहीं ना कहीं ये भी तो जिम्मेवार है ना। 100% ये तो जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है तो मेहनत करके बढ़ रहा है। ये भी कर सकते हैं, शोषण तो कर रहा है, एक अलग चीज है, लेकिन इसका भी तो गोड़ हाथ है, इसका भी तो शरीर है, इसका भी तो दायित्व बनता है कि इसका हम तुलना करके आगे बढ़े। कहीं ना कहीं ये पीछे है, कार्यशैली में पीछे है, समय का अपव्यय कर रहा है, धन का अपव्यय कर रहा है, दोनों में अंतर है। एक चीज और देखिए, मैं एक उदाहरण लेकर समझाता हूं कि आखिर ये कोई जरूरी नहीं है कि समाजवाद, हम दो भाई हैं, मैं यहां से लेता हूं और एक समाजवाद का दुश्मन कैसे बन जाएगा? हम दो भाई हैं, एक का राघव, एक का माधव नाम है। दोनों व्यक्ति का पिताजी हैं। पिताजी दोनों की संपत्ति को मान लिया 5-5 बीघा जमीन दिया। ध्यान दीजिए, असमानता की बात मैं बता रहा हूं, सोशलिज्म की बात कर रहा हूं। यहां तक तो समाजवाद है, समानता है, दोनों की हिस्सेदारी भी मिली, दोनों का हिस्सा भी मिला, बराबर मिला, दोनों के पिताजी ने भी बराबर पालन पोषण किया। लेकिन देखिए, यहीं से फिर यही दोनों जो कहा जाता है समाजवाद का विरोधी बन जाएंगे एक दूसरे का। अब कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूं। इक्वालिटी ही आगे चल करके जो है अनइक्वालिटी में बदल जाता है। वो कैसे? अब ये राघव जो है बड़ा समझदार आदमी है, हर काम को समझ से करता है, बुद्धि से करता है। इसके 2 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं। ये ज्यादा बच्चा रखना नहीं चाहता, 3 बच्चे 4 बच्चे कर लिया, ठीक है। 4 संतान है, ये 2 संतान है। पहले यही पर देख लीजिए आप। अब यहां पर आप कहेंगे कि ये ज्यादा संख्या में तो ज्यादा हिस्सेदारी, तो कैसे हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगा? क्योंकि इसका तो 5 बीघा का ये 4 हिस्सा मिल करेगा, ये 5 बीघा का 2 हिस्सा में करेगा। कैसे कह सकते हैं आप इसको समानता, समाज बराबर ला दो? संभव है, होना चाहिए। अब ये कहने का मतलब है कि नशेड़ी है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, गांजा पीता है, ये प्रत्येक दिन 500 रुपया कमाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि 400 रुपया गोल कर देता है। ये डेली 500 रुपया कमाता है, जिसमें बड़ा संजोग करके रखता है, और ये 2 बच्चों को पालन पोषण भी करता है, बहुत ढंग से करता है, और दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है अच्छा से। ये भी 500 रुपया कमाता जरूर है, लेकिन 400 रुपया जो कहा जाता है कि शराब और मांस मदिरा में खत्म कर देता है। 100 रुपये बचता है, बच्चों को पढ़ाई पर नहीं ध्यान देता। यहां भी देखिए समाजवाद असफल नजर आ रहा है। अब कहें कि इसको दोनों इक्वल कर दो, क्यों करिएगा, कैसे करिएगा? इनके 4 बेटे हैं, आगे बढ़ गए,
पढ़ाई अच्छी से नहीं मिली, इसकी पढ़ाई अच्छी मिली, ये दोनों चले गए नौकरी किए या बिजनेस किया और आगे चले गए, फलते फूलते चले गए। ये तो ऑटोमेटिक डेवलप करेगा। अंत स्थिति में क्या कहेगा कि ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, और अंत स्थिति में ये क्या कहेगा कि इसको शोषण हो रहा है। यही तो हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या जो है ज्यादा हो गई, इसकी संख्या ज्यादा हो गई, और आप कहिएगा कि ये कम है और 100 में 90 शोषित है कह दीजिएगा। तो कहने का मतलब 100% आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समाजवाद सफल होने में वहां की देश की जनता पर निर्भर करती है। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।